जी, तो जिस तरह कि मैंने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बेसिक का ये कोर्स है और मेरा नाम जो है रेहान ताहिर भट्ट है और मैं इंशाल्लाह आपको लेके चलूँगा 1 महीने के इस लर्निंग जर्नी पे, जिसमें कि हम आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में जो मशहूर वेरिएंट्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, उनकी प्रैक्टिस कराएंगे और उन पर ट्रेन करेंगे आपको। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, बड़ा मशहूर सॉफ्टवेयर है, बहुत मशहूर पैकेज है। आप में से जिन जिन लोगों ने इसके बारे में पहले सुना हुआ है, अपना हैंड रेज कर दें ताकि मुझे एक आइडिया हो जाए कि आप लोग में से कौन कौन फेमिलियर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की टर्मिनोलॉजी से या इसके बारे में कुछ जानते हैं। आप लोगों के पास हैंड रेज की ऑप्शन जो है आपके जूम में होगी, उसके ज़रिए आप अपने हैंड रेज कर दें ताकि मुझे एक आइडिया हो जाए कि आप लोगों में से कौन कौन फेमिलियर है ऑफिस के बारे में। ठीक है, हमारे पास 2 हैंड रेजेस हैं, कोई मसला नहीं। चलें, काइंडली अपने हैंड्स डाउन कर लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है बेसिकली एक कंप्यूटर एप्लीकेशन का सेट है, यानी कि एक पैकेज है जिसमें मुख्त कंप्यूटर एप्लीकेशंस जो हैं वो बंडल अप किए गए हैं, जो कि नॉर्मली बिजनेस और ऑफिस के काम के लिए जो है ना इस्तेमाल किया जाता है। ये सबसे पहले जो है 1990 में इंट्रोड्यूस किया गया था और इस पैकेज को बनाने वाली जो कंपनी है बहुत ही मशहूर कंपनी है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। मुझे उम्मीद है आप सबने माइक्रोसॉफ्ट का नाम सुना होगा और स्पेशली इस रेफरेंस से कि ये जो आप वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं कंप्यूटर पे, जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो भी इसी कंपनी की तख्लीक है, बनाई हुई है और इन्होंने ही ये एक ऑफिस पैकेज जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इंट्रोड्यूस कराया है। और अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो आपके बेसिक ऑफिस टास्क जो हैं उनको सिंप्लीफाई करता है और आपको हेल्प करता है कि आप उनको सिंप्लीफाई कर सकें और आप अपने वर्क को प्रोडक्टिव और इम्प्रूव करके जो है ना शो कर सकें। तो ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का मकसद है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिस तरह के मैंने आपको बताया कि ये मुख्तलिफ एप्लीकेशंस का बंडल है, इसको हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट भी कहते हैं या पैकेज भी कहते हैं। मैं बताता चलूँ, MS जो है ये इट इज़ अ शॉर्ट फॉर माइक्रोसॉफ्ट, तो आप अक्सर जगह पर इसको MS ऑफिस, MS वर्ड इस तरीके से जो है सुनेंगे या देखेंगे, तो इसको देख के आपने परेशान नहीं होना। MS का मतलब माइक्रोसॉफ्ट है और जिस तरह कि मैंने बताया कि ये मुख्तलिफ एप्लीकेशंस का मजमुआ है, ग्रुप है, पैकेज है, तो इसमें बड़े मारूफ जो एप्लीकेशंस हैं उसमें MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट और माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर जैसे एप्लीकेशंस हैं जो कि इस पैकेज का हिस्सा है। इसके अलावा और भी बहुत से प्रोडक्टिव एप्लीकेशंस हैं जो कि इस पैकेज का हिस्सा है, लेकिन हमारी जो ये कोर्स है इसका रोड मैप जो है वो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की बेसिक्स जो हैं उनके ऊपर हम लोग लेके चलेंगे, ताकि वो लोग जो कि बिल्कुल फेमिलियर नहीं है इन एप्लीकेशन से वो उसके बारे में जान लें, और वो लोग जो बिल्कुल इब्तदाई तौर पे बिल्कुल शुरू की चीज़ें जानते हैं उनको मज़ीद जो है वो चीज़ें रिवाइज हो जाएं और वो इफ़ेक्टिवली जो है उनका इस्तेमाल कर सकें। थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता चलूं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जैसा कि मैंने बताया कि 1990 से जो है इंट्रोड्यूस हुआ था, तो ये मुख्तलिफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लोगोज हैं जो कि आपको वक्तन फ़वक्तन इंटरनेट पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी शक्ल में नज़र आएंगे। ये मुख्तलिफ वेरिएशंस और वर्जन्स हैं ऑफिस की ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। 95 ऑफिस था जो कि 2 साल
ये इस लोगों के साथ रिप्रेजेंट होता रहा। और इसी तरीके से इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तब से लेके अब तक इवॉल्व होते होते इस वक्त 2019 वर्जन जो है वो इफेक्टिव है और वही चल रहा है। और हम लोग इंशाल्लाह आगे कोशिश करेंगे कि 2019 वर्जन के ऊपर काम लेके चलें। लेकिन अगर आप लोगों के पास 2019 वर्जन नहीं है तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि 2012 और ऑनवर्ड्स के वर्जन जो हैं वो सब जो हैं उसके ऊपर वर्किंग सिमिलर होगी जो कि इस कोर्स में पढ़ाई जाएगी। जिस तरह कि मैंने आपको कहा कि हम लोगों का फोकस जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर होगा, एक्सेल के ऊपर होगा और पावर पॉइंट के ऊपर होगा। तो मैं आपको फेमिलियर कराता चलूं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मुख्तलिफ लोगोज जो हैं वो इस तरीके से अपीयर होते रहे हैं। इस वक्त करंट लोगोज जो कि शायद आप लोग फेमिलियर हों, वो ये वाला लोगो होगा या ये वाला लोगो होगा। ये दिखाने का मकसद ये है कि आप लोग जब अपना कंप्यूटर या लैपटॉप ऑन करते हैं और ऑफिस खोलते हैं तो उसमें या तो आपको इस लोगो से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नजर आएगा या इस लोगो से नजर आएगा, या जिन लोगों के पास पुराने वर्जन्स हैं उनके पास इनमें से कोई भी शक्ल जो है वो नजर आएगी। तो ये सब के सब बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ही वेरिएंट्स हैं लेकिन पुराने वर्जन्स, तो इनसे भी आप फेमिलियर हो जाएं। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ओवर द इयर्स उसके लोगों की ये शक्ल जो है चेंज होती रही। करंटली जो यूज में या ऑब्जर्वेशन में आते हैं वो ये दो लोगो हैं। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की अगर बात करें तो ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स ये इस तरीके से मुख्तलिफ शक्लों में रिप्रेजेंट होता रहा है। अच्छा, शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि मैं बता दूं रिमाइंडर के तौर पे, आई एम श्योर आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, मोटा मोटा फिर भी तारुफ कराता चलूं कि ये कोर्स 4 हफ्तों का है। इंशाल्लाह क्लास का जो सेशन का पीरियड होगा वो 45 से 60 मिनट 45 to 60 मिनट्स का सेशन होगा इंशाल्लाह। और 3 days अ वीक सेशन होगा, मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। जिस तरह कि आज मंडे है इसी तरह कल ट्यूसडे और परसों वेडनेसडे को भी सेम इसी टाइम पे ये सेशन कंडक्ट होगा 6:30 बजे इंशाल्लाह पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक। अव्वल तो कोशिश करें कि आप सब पंक्चुअल हों, लेकिन इन केस अगर कोई पार्टिसिपेंट किसी वजह से लेट हो जाता है तो हम मैक्सिमम 10 मिनट वेट करने के बाद सेशन शुरू कर दिया करेंगे। तो मेरी एडवाइस और रिक्वेस्ट आप सबसे यही है कि आप लोग हद्दल इम्कान कोशिश करें कि टाइम की पाबंदी करें। हमारा ये कोर्स जो है 4 हफ्ते में जिस तरह की डिवाइडेड है मैंने आपको बताया। इंशाल्लाह पहले हफ्ते में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को एक्सप्लोर करेंगे, दूसरे हफ्ते में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को, तीसरे में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को, और चौथे हफ्ते में हम कुछ ज़रा असाइनमेंट्स और क्विजेस लेके जज करेंगे कि आपने कितना सीखा और कितनी आपको समझ आई, ताकि आपकी जो है आपके कोऑर्डिनेटर से मैंने रिक्वेस्ट की थी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि कम से कम 2 महीने तो उसको लेके चलें कोर्स को ना, ताकि ये जो बेसिक कोई जी एहसन, ये बेसिक कोर्स है और ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का बेसिक कोर्स है। तो इसमें जो 3 पॉपुलर सॉफ्टवेयर्स हैं उनके ऊपर बेसिक्स को टच कर रहे हैं। जब 2 महीने का कोर्स पे जाते हैं तो उसमें हम लोग फिर अगले लेवल्स को भी टच करते हैं, लेकिन वो हम लोग नहीं करेंगे टच अभी, क्योंकि हम लोग उन लोगों को फैसिलिटेट अभी करना चाह रहे हैं जो कि बिल्कुल बेसिक लेवल पे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर इंशाल्लाह हमारे जो है ना आगे इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के कोर्सेज जो हैं वो भी हम लोग ऑफर करेंगे, तो उनको जो है ना फिर जो चाहेगा वो उनमें पार्टिसिपेट कर सकेगा। आई होप यू आर ओके विद दैट। हसन? ओके सर, ओके, थैंक यू, थैंक यू। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर किसी पार्टिसिपेंट का दरमियान में कोई भी सवाल आता है तो मैं अप्रिशिएट करूंगा अगर वो अपना हैंड रेज कर लें, ताकि उनको हम लोग फिर जो है ना इजाज़त दे सकें कि वो बात करें। इस तरीके से लेक्चर के दरमियान में डिस्टरबेंस जो है ना वो इंशाल्लाह क्रिएट नहीं होगी, ना ही सुनने वालों के लिए और ना ही मेरे लिए। थैंक यू।
तो जिस तरह के मैंने आपको बताया कि ये हमारा रोड मैप है, और चौथे हफ्ते में हम आपसे छोटा मोटा क्विज और असाइनमेंट्स जो हैं वो करवाएंगे, ताकि हमें पता चल सके कि आपने कितना फॉलो किया और कितना लर्न किया। रही बात असाइनमेंट्स की, तो हम आपको तकरीबन कोशिश करेंगे कि हर सेशन के एंड पे छोटी मोटी असाइनमेंट ज़रूर दें, ताकि आपने जो उस दिन सीखा है उसको फौरी तौर पे अप्लाई करके आप जो है कॉन्फिडेंटली उसको इस्तेमाल कर सकें। तो बगैर किसी तखीर के हम लोग इंशाल्लाह शुरू करते हैं। आज जो है पहला सेशन है पहले हफ्ते का, हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से शुरू करते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो सेशन है आज का, उसमें हम लोग ये चीज़ें कवर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सब ने अपने पास कंप्यूटर और लैपटॉप्स जो भी हैं आपके पास, मीन्स वो खोल के रखे होंगे, और उसके अलावा कॉपी पेंसिल भी रखी होगी ताकि आप लोग नोट्स ले सकें। तो ये आज का सेशन है और इसमें हम लोग ये चीज़ें कवर करेंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंटरफेस से, फिर बैक स्टेज व्यू की बात करेंगे, फिर नई डॉक्यूमेंट किस तरह क्रिएट होती है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। कुछ नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स और लाइन स्पेसिंग्स होती हैं, उनके बारे में बताएंगे आपको। डॉक्यूमेंट को सेव किस तरह किया जाता है, डॉक्यूमेंट जो सेव की गई होती हैं उनको ओपन किस तरीके से किया जाता है, एक डॉक्यूमेंट में किस तरीके से आप नेविगेट कर सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। गो टू, फाइंड और रिप्लेस जैसी एक खास टूल का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं आप। एक लिखी हुई डॉक्यूमेंट के अंदर आप एडिटिंग किस लेवल की और किस तरीके से कर सकते हैं उसको देखेंगे। और इंशाल्लाह सेशन के एंड पे आपको प्रैक्टिस के लिए एक एक्सरसाइज दी जाएगी आज की। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं इंटरफेस से। याद रहे कि ये सेशन इंशाल्लाह सिर्फ स्लाइड्स तक महदूद नहीं होगा। मैं आपको बीच में ओरिजिनल जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लाइव एप्लीकेशन है उसको रन करके साथ साथ उसके ऊपर भी डेमो रन करेंगे हम। तो हम लोग स्विच करते रहेंगे प्रेजेंटेशन और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को के दरमियान, ताकि आपको फैसिलिटेट किया जा सके और डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाई जा सके कुछ ऑप्शंस और कुछ चीज़ें जिस तरह की हम लोग साथ साथ एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हैं तो फौरी तौर पे आपके सामने इस तरह का एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट इंटरफेस आता है। ये इंटरफेस देख के परेशान नहीं होना उन लोगों ने जो कि बिल्कुल नए हैं, क्योंकि देखने में बहुत से बटन्स नज़र आ रहे हैं, बहुत सी ऑप्शन नज़र आ रही हैं, लेकिन हम लोग इंशाल्लाह इनको मैक्सिमम हद तक कवर करेंगे और उनको यूटिलाइज करने का इफेक्टिव तरीक़ेकार भी डिस्कस करेंगे। तो इसी इंटरफेस को थोड़ा सा मज़ीद आगे एक्सप्लेन करते हैं। आपका ये वाला जो एरिया है जो कि हाईलाइट किया गया है, ये डॉक्यूमेंट विंडो एरिया कहलाता है। ये वो जगह है जहाँ पर आप बेसिकली सारी टाइपिंग करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं लकीर, ये कर्सर है जो कि यहाँ पर ब्लिंक कर रही होती है और ये इंडिकेट कर रही होती है कि वक्ती तौर पे आप यहाँ से टाइप कर सकते हैं। इसको इंशाल्लाह हम लोग जो है डिमॉन्स्ट्रेशन में भी देखेंगे। ये वाला एरिया जो कि फाइल के ऊपर होता है, आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर होता है, ये टाइटल बार कहलाता है और इसमें नॉर्मली आपके डॉक्यूमेंट का नाम जो है दर्ज होता है या जिस नाम से आपने उसको सेव किया होता है वो यहाँ पर शो कर रहा होता है। बिल्कुल उसके नीचे ये वाला एरिया है, इसको टैब्स कहा जाता है। हम इन सब की तफासिल इंशाल्लाह आगे देखेंगे। अभी ये सिर्फ आपको मोटा मोटा जो है बताने की गर्ज से, हाईलाइट करने की गर्ज से अभी लेके चल रहे हैं। हर टैब जो है उसके नीचे रिबन खुलता है। हर टैब के अंदर रिबन होता है और रिबन का मकसद होता है कि वो इसके अंदर मुख्तलिफ टूल्स जो होते हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं उनको ग्रुप्स की शक्ल में जो है उसने तरतीब दिया होता है, ताकि आप इजीली अपनी मर्जी के टूल्स अपने मिजाज के मुताबिक या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस्तेमाल कर सकें। अब सवाल ये बनता है कि ग्रुप्स कौन से हैं। ग्रुप्स बेसिकली ये हैं, जिस तरह के मैंने आपको बताया था कि ये रिबन होती है, रिबन के अंदर ये मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं जो कि हाईलाइट किए गए हैं। इनको इंशाल्लाह तफसीली तौर पे आगे टाइम बाय टाइम लेके चलेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। हर ग्रुप के नीचे आप देखेंगे कि ये छोटा सा जो है
एक एरो, डाउनवर्ड पॉइंटिंग एरो है, इसको डायलॉग बॉक्स लॉन्चर कहते हैं। इसको भी इंशाल्लाह हम लोग आगे देखेंगे। ऊपर कॉर्नर में या एट टाइम्स आप लोगों के पास शायद यहाँ पर नीचे आ रहा हो, इसको क्विक एक्सेस टूल बार कहा जाता है। इंशाल्लाह बारी आने पे इसको भी डिस्कस करेंगे। इसी तरह आपके इंटरफेस में ये ऊपर और साइड पे जो मार्किंग्स हैं ये रूलर कहलाती हैं। इन रूलर्स के ऊपर ये छोटे छोटे जो हैं एरोज बने हुए हैं, इनको इंडेंटेशन मार्कर्स कहा जाता है। इनका इस्तेमाल भी आगे हम इंशाल्लाह सीखेंगे। इसी तरह अगर हम लोग नीचे आ जाएं तो यहाँ पर स्टेटस बार कहलाती है ये जगह। इस स्टेटस बार के अंदर मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है, उसके बारे में भी जानेंगे अभी हम लोग थोड़ी देर में। इसी तरह अगर राइट साइड पे आ जाएं तो ये एरिया जो है व्यू टूल बार कहलाता है। इसको भी तफसीलन हम लोग देखेंगे। व्यू टूल बार के बिल्कुल साथ ही हमसाए में जूम स्लाइडर एग्जिस्ट करता है, और जिस तरह के इसका नाम इंडिकेट कर रहा है, ये जो है आपकी डॉक्यूमेंट को जूम करने की गर्ज के लिए इस्तेमाल होता है। और ये स्क्रॉल बार कहलाता है, जो कि बिल्कुल साइड पे है। और स्क्रॉल बार से आप लोग अक्सर फेमिलियर होंगे, क्योंकि जब आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो ब्राउज़र के अंदर भी स्क्रॉल बार होता है, जो कि पेज को ऊपर या नीचे लेके जाने में मदद करता है। अब हम इन सब चीज़ों को एक मोटा मोटा करके डिमॉन्स्ट्रेशन में भी देख लेते हैं, ताकि हम लोगों को आइडिया हो कि हम लोग ने जो यहाँ पर देखी हैं, इंडिकेट की गई हैं, वो दर हकीकत कहाँ पर पाई जाती हैं एक वर्ड फाइल के अंदर। एसएन का हैंड रेज है। एसएन जी बताइए, आपका कोई सवाल है? जी एसएन बात कीजिए। एहसन, आपका अगर कोई सवाल है तो काइंडली अनम्यूट करके सवाल कीजिए, नहीं तो मैं कंटिन्यू करता हूँ, कोई मसला है? चलें, गालिबन आपने गलती से जी जी एहसन। जी सर, मैं असल में पूछना चाह रहा था, इसमें जैसे हम कोई टाइप करते हैं लेफ्ट साइड पे, तो वो लेफ्ट साइड पे हम कोई चीज टाइप करते हैं, और अगर मैं चाहूँ तो वो बिल्कुल राइट साइड पे उसको टाइप करना चाहूँ कुछ, तो मगर वो जब हम नीचे लिखने लगते हैं उसके नीचे लेफ्ट के, तो वो और राइट वाला जो है ना बिल्कुल नीचे की तरफ चला जाता है। जी जी, वो इंशाल्लाह हम लोग आगे टैब सेटिंग्स पढ़ेंगे, उसमें आपको इंशाल्लाह समझाया जाएगा। जी ठीक है, जी हाँ ठीक है। जी। अच्छा, ये मैंने वर्ड की फाइल खोली हुई है, आई होप आप सबको जो है क्लियरली नजर आ रही होगी। और ये उसी इंटरफेस का लाइव वर्जन है। जिस तरह के मैंने आपको बताया था कि ये वाला एरिया जो है ये टाइपिंग के लिए इस्तेमाल होता है। जिस तरह के मैं यहाँ पर अपना नाम लिख रहा हूँ और ये टाइप होकर यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये सेव आपकी जो डॉक्यूमेंट का नाम होता है वो यहाँ पर डिस्प्ले करता है। और जब आप एक दफ़ा नई डॉक्यूमेंट खोलते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड उसको डॉक्यूमेंट 1 का नाम देता है। हम इंशाल्लाह आगे जाके जब फाइल को सेव करेंगे तो देखेंगे किस तरीके से ये चेंज हो जाता है। इसी तरह ये एरिया जिसको कि हमने टैब्स का नाम दिया था, वो ये वाला एग्जिस्ट करता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये होम का टैब है, ये इंसर्ट का टैब है, ये ड्रॉ का टैब है, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये मुख्तलिफ टैब्स हैं जो कि यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, और आप इनको अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस्तेमाल कर सकेंगे। याद रहे कि जो आप लोगों के पास वर्ड का वर्जन होगा उस पर शायद ये सारे टैब ना आ रहे हों, या शायद कुछ टैब्स एक्स्ट्रा आ रहे हों, डिपेंडिंग कि आप कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं। तो उस हवाले से आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा, क्योंकि बेसिक लेवल पे जो से टैब्स इस्तेमाल होते हैं वो इंशाल्लाह आप सबके पास मौजूद होंगे। उनमें सबसे मेन जो है ये होम का टैब होता है।
अब जिस तरह कि मैंने बताया था कि हर टैब के नीचे जो तफसील आती है वो रिबन कहलाती है। दिस एरिया इज कॉल्ड रिबन। अब होम के अंदर ये रिबन है और इस रिबन के अंदर जो है मुख्तलिफ टूल्स जो हैं वो रहते हैं और हर टूल जो है उसको ग्रुप किया गया है मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर। अब ये जिस तरह के एक क्लिपबोर्ड की कैटेगरी के अंदर ग्रुप किया गया है कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेस्ट जैसी टूल्स को। इसी तरह फॉन्ट का एक ग्रुप है जिसके अंदर फॉन्ट से रिलेटेड हर वो चीज़ जो कि आप फॉन्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं वो सारी एक ही जगह पर हाउस की गई है ताकि आपको आसानी से एक ही जगह पर चीज़ें मिल जाएं। इसी तरह एक पैराग्राफ के ऊपर जो भी आपने फॉर्मेटिंग करनी होती है वो आसानी के लिए पैराग्राफ के ग्रुप के अंदर आपको मिल जाएंगी। इसी तरीके से स्टाइल्स, एडिटिंग, वॉइस एडिटर और इस तरीके की और भी ग्रुप्स जो हैं वो मुख्तलिफ टैब्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा, जिस तरह कि मैंने आपको बताया था कि ये डायलॉग बॉक्स जो है वो उसको इंडिकेट करता है। ये बेसिकली आपके किसी भी ग्रुप को मजीद उसकी ऑप्शन को एक्सटेंड करने के काम आता है। अगर मैं इसको क्लिक करूं तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है बड़ा होके एक डायलॉग बॉक्स खुल गया है। ये बेसिकली फॉन्ट्स के ग्रुप से रिलेटेड मजीद तफसीलात जो हैं इसके अंदर पाई जाती हैं। हम इनको इंशाल्लाह तफसील में बाद में देखेंगे। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये रूलर्स कहलाते हैं। ये जो आप मार्किंग देख रहे हैं ये बाय डिफॉल्ट 1 इंच अपार्ट की मार्किंग है। ये 1 इंच है, ये 2 इंच है, ये 3 इंच है, ये 4 इंच, 5 इंच और 6 इंच। आपकी एक डॉक्यूमेंट जो है वो ऑलमोस्ट 7 इंचेस की होती है, 7 इंचेस बाय 10.5 इंचेस की होती है। और ये रूलर जो है वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं और कहाँ से। इसी तरह लेफ्ट साइड पे ये आपको जो रूलर है वो इंचेस डिस्प्ले कर रहा है। तो ये रूलर जो है ये यहाँ पर आपके टॉप पे और लेफ्ट साइड पे पाया जाता है। नीचे आ जाएं, ये स्टेटस बार कहलाता है, जैसे कि हमने पहले स्लाइड में देखा है। स्टेटस बार जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दे रहा होता है, जिस तरह के ये बता रहा है कि आपके इस वक्त टोटली कितने पेजेस हैं इस डॉक्यूमेंट में और आप किस पेज पे इस वक्त मौजूद हैं। तो ये पेज 1 ऑफ 1 का मतलब ये है कि आपकी पूरी डॉक्यूमेंट में एक ही पेज है और आप पहले पेज पे ही मौजूद हैं। इसी तरह आप आगे देख सकते हैं यहाँ पर वो एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट में इस वक्त 3 वर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने अपना नाम टाइप किया है, वो 3 वर्ड्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पर कुछ और लिखूंगा तो वो अपनी स्टेटस को चेंज कर लेगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि वो कह रहा है कि 5 वर्ड्स हैं और आप ये भी देख सकते हैं कि उसने डॉट्स को एज अ वर्ड कंसिडर नहीं किया। तो ये यूजफुल इंफॉर्मेशन यहाँ पर आप लिख सकते हैं। आपको एट टाइम्स असाइनमेंट्स मिलती हैं स्कूल से या कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, इवन ऑफिस की कुछ असाइनमेंट्स होती हैं जिसमें कहा जाता है कि आप कम से कम 250 वर्ड्स का ऐसे लिखें या लेटर लिखें या कोई आर्टिकल लिखें। तो बजाय इसके कि आप एक एक वर्ड को काउंट करें, आप इजीली यहाँ से लिखते वक्त असेस कर सकते हैं कि आपने कितने वर्ड्स टाइप कर लिए हैं। तो इस तरीके से आप बड़ा इजीली मैनेज कर सकते हैं अपने उस डॉक्यूमेंट को, आर्टिकल को या जो भी आप स्टोरी राइटिंग कर रहे हैं। इसी तरह इसके ऊपर ये लैंग्वेज के बारे में बता रहा है कि आपका किस लैंग्वेज में लिखा जा रहा है और इसी तरीके से और भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आप ऐड और डिलीट कर सकते हैं जो कि ज़रूरत के तहत यहाँ पर लाई जा सकती है। आपको इंडिकेट किया गया था इसी स्टेटस बार के राइट पे ये 3 अदद जो हैं व्यू ऑप्शंस हैं, ये कहलाती हैं। इनमें से जो पहली है वो रीड मोड कहलाती है, दूसरी प्रिंट लेआउट कहलाती है और तीसरी वेब लेआउट कहलाती है। ये मुख्तलिफ तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट को व्यू कर सकते हैं अपनी विंडो के अंदर। जिस तरह के अगर हम लोग रीड करें तो वो आपको इस तरीके से शो करेगा जिस तरह के किताब के 2 पेज होते हैं। तो क्योंकि हमारा इस वक्त एक ही पेज है तो ये किताब का एक पेज शो कर रहा है। अगर इसके दूसरे पेज पे भी कुछ लिखा होता तो वो यहाँ पर शो कर रहा होता। तो इस तरीके से आप अपना व्यू चेंज करके
अब बासानी जिस तरीके से आपको चाहना है देखना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ये जो है आपका नॉर्मल प्रिंट लेआउट है जिसमें कि आपकी फाइल ओपन होती है और ये इसी के अंदर आप एडिटिंग और सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसी तरह ये एक और तीसरा लेआउट है जिसको कि वेब लेआउट कहा जाता है। ये नॉर्मली अगर आप कोई फाइल ऐसी बना रहे हैं जिसको कि इंटरनेट के ऊपर ब्राउज़र के ऊपर आपने अल्टीमेटली अपलोड करना है, तो उसके लिए आपको एक अंदाज़ा देता है कि आपका किस तरीके से वेब के ऊपर पेज दिखेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग जो है ये प्रिंट व्यू के अंदर या प्रिंट लेआउट के अंदर ही अपने डॉक्यूमेंट को लेके चलते हैं। जूम स्लाइडर की बात कर लेते हैं। जिस तरह कि इसका नाम इंडिकेट कर रहा है, ये जूम इन और जूम आउट करने के, आपके पूरे डॉक्यूमेंट को जूम करने का तरीक़ेकार यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी तरह स्क्रॉल बार जिसको कि पकड़ के आप अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर और नीचे आप स्क्रॉल कर सकते हैं। आगे चलते हैं इंशाल्लाह। अगली चीज जो है वो है बैक स्टेज व्यू। हम लोगों ने एक इंटरफेस के बारे में जान लिया। अब हम लोग जो हमारा अगला एजेंडा था, एजेंडे में अगला पॉइंट था, वो माइक्रोसॉफ्ट का बैक स्टेज व्यू है कि बैक स्टेज व्यू क्या होता है और वो क्यों इम्पोर्टेंट है। हम अब उसके ऊपर बात करेंगे। अब बैक स्टेज व्यू जो है वो आप एक्सेस करते हैं यहाँ पर फाइल के बटन को प्रेस करके। जब आप फाइल का बटन एक्सेस करते हैं तो बेसिकली यहाँ पर होम, न्यू, ओपन, इन्फो, सेव एज और इस तरीके की और ऑप्शंस डिस्प्ले में आती हैं। ये बैक स्टेज एरिया कहलाता है जिसका डॉक्यूमेंट के साथ डायरेक्ट ताल्लुक नहीं होता, लेकिन यहाँ पर बहुत सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो पाई जाती है। आप अगर इंफॉर्मेशन में जाएं तो वो आपके उस डॉक्यूमेंट के बारे में मोटी मोटी तफसील जो है, बल्कि मोटी मोटी एक ब्रीफिंग जो है, नॉट तफसील, वो यहाँ पर दे देता है। जिस तरह कि आपकी जो फाइल है उसका साइज अभी तक कितना बना है। चूंकि अभी फाइल सेव नहीं हुई इसलिए वो कैलकुलेट करके बता नहीं पा रहा। टोटल पेजेस कितने हैं, अब तक वर्ड्स कितने लिखे गए हैं, आपको इस डॉक्यूमेंट पे काम करते हुए टाइम कितना हो गया। इसी तरह किस तारीख को की गई, इस डॉक्यूमेंट का ऑथर कौन है, और जिस नाम से आपका सॉफ्टवेयर रजिस्टर्ड होता है उस नाम से वो ऑथर यहाँ पर डिस्प्ले में आ जाता है। इसी तरह आप इसके अंदर प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट की ऑप्शन को एक्सेस कर सकते हैं, जिसके ज़रिए आप मुख्तलिफ तरीके से अपने डॉक्यूमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर मैं ये डॉक्यूमेंट किसी से शेयर करूं तो वो किस हद तक उसको एडिट कर सकता है या नहीं कर सकता। तो यहाँ से आप एक्सेस करके उसको सेट कर सकते हैं। इसी तरह इसके अंदर इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट की ऑप्शन मौजूद है, जिसके ज़रिए डॉक्यूमेंट को वो ओवरऑल इंस्पेक्ट करता है कि इसमें किसी किस्म के एरर्स तो नहीं मौजूद। फिर आगे आ जाएं वर्जन हिस्ट्री। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है ना ऑप्शन है और इसको आप लोग ज़रूर जहन में रखिएगा। एट टाइम्स होता है कि आप काम कर रहे होते हैं और अचानक ही पाकिस्तान में तो डेफिनेटली होता है कि काम करते करते बिजली चली जाती है। वो लोग जो कि लैपटॉप पे काम कर रहे हैं उनकी तो बैटरी अपडेट बैकअप दे देती है, लेकिन वो लोग जो कि कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं उनका कंप्यूटर बंद हो जाता है। तो परेशानी होती है कि जो काम किया वो सेव किया था या नहीं किया था। तो जब आप फाइल ओपन करते हैं तो वर्ड के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट के बल्कि सारे एप्लीकेशंस के अंदर ये ऑटोमेटिकली एक सहूलत, एक फैसिलिटी मौजूद है कि वो ऑटोमेटिकली सेव करता है आपकी फाइल्स को टेम्परेरी तौर पे। तो वो जो है उसकी हिस्ट्री मेंटेन यहाँ पर करता है। अगर वर्जन हिस्ट्री में जाएं तो यहाँ कर देता है 1, 2, 3 और उसके आगे टाइम आ रहा होता है कि उसने लास्ट कब सेव किया था। चूंकि हमारी ये डॉक्यूमेंट जो है फिलहाल इस पर कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ, इस वजह से यहाँ पर तफसील नहीं आ रही। लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जिसको कि आप आगे अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी क्या बिल्कुल यानी कि खासियत है। इसी तरह ये आपकी हिस्ट्री के साथ साथ ये वही चीज़ें रिकवरी के साथ यहाँ पर मैनेज डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी आ जाती हैं। इसी तरह ये आगे सेव की ऑप्शन है और सेव एज की ऑप्शन है। यहाँ से आप डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं।
सेव और सेव एज किस तरीके से मुख्तलिफ हैं ये हम लोग इंशाल्लाह आगे जाके आपको पढ़ाएंगे। प्रिंट की ऑप्शन मौजूद है, आपने जो भी डॉक्यूमेंट बनाया है उसको यहाँ से प्रिंट की मुख्तलिफ सेटिंग्स को एक्सेस करके कर सकते हैं। शेयर, एक्सपोर्ट की ऑप्शन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। आप एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं और आप चाहते हैं कि उसको आप एक ऐसे फॉर्मेट में सेव कर लें जिसके ऊपर लोग जो है एडिटिंग ना कर सकें या रिस्ट्रिक्शंस हो, तो यह PDF एक बहुत मारूफ और फेमस फॉर्मेट है जिसमें कि आप उसको सेव कर सकते हैं। इसी तरह ये नीचे क्लोज की ऑप्शन है, मैं इसको क्लिक नहीं करूंगा क्योंकि अगर मैंने क्लोज किया तो मेरा करंट डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा और मुझे दोबारा ओपन करना पड़ेगा, लेकिन ये खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि क्लोज का मतलब क्या है। और ये बैक के साथ हम लोग वापस आ जाते हैं और इस तरीके से हमने बैक स्टेज का जो एरिया है उसको समझ लिया है। आई होप कि इसका मोटा मोटा आपको आइडिया हो गया होगा। किसी का कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन अब तक हो तो वो पूछ ले, अदरवाइज हम इंशाल्लाह आगे चलते हैं। किसी का कोई सवाल है तो हैंड रेज करके सवाल कर सकता है। चलें, किसी का कोई सवाल नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नई डॉक्यूमेंट किस तरह क्रिएट की जाती है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है वापस बैक स्टेज एरिया में जाएंगे। उससे पहले एक काम करते हैं, इसको मैं डिलीट कर लेता हूं और आपको बताता हूं कि जब आप खोलते हैं तो किस तरीके से आपकी जो है वो डॉक्यूमेंट शो होता है। ये बैक स्टेज एरिया में ये होम का एरिया है जहां पर कि आप देख सकते हैं वो मोटी मोटी चीजें, रीसेंट डॉक्यूमेंट्स और कुछ और चीजें जो यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं। हमारे लिए जो इस वक्त इम्पॉर्टेंट है एक नई डॉक्यूमेंट खोलने के लिए, उसके लिए हम लोग न्यू में जाएंगे। अब न्यू का जब हम लोग खोलते हैं तो हम लोग देखते हैं हमारे पास फौरी तौर पे बहुत सी ऑप्शंस जो हैं वो डिस्प्ले में आ जाती हैं। एक ऑप्शन है ब्लैंक डॉक्यूमेंट की। ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट एग्जैक्टली वही है जो कि अभी मैंने खोला हुआ था। इट इज़ अ टोटली ब्लैंक डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर आप बिल्कुल इब्तिदा से, शुरू से, बिगिनिंग से काम कर सकते हैं। तो एक तो ये ऑप्शन है। इसके अलावा हमारे पास क्या ऑप्शन है जिसको क्या आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये एक टेम्पलेट्स का एरिया आप देख रहे होंगे नीचे। ये टेम्पलेट्स एग्जिस्ट करती हैं आपकी आसानी के लिए। आपके जहन में कोई एक असाइनमेंट है या कोई प्रोजेक्ट है जो कि आप कहती हैं कि मैं इस तरह की चीज़ बनाना चाहता हूँ, तो वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो आपको आसानी देता है कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स से आप ताकि शुरू कर सकें। जिस तरह कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक ग्रे रेज्यूमे के नाम से है। अगर आप एक रेज्यूमे या CV जॉब अप्लाई करने के लिए बनाना चाहते हैं तो आप इसको ओपन करके बआसानी आपको एक आइडिया हो सकता है कि मैं क्या क्या और किस तरीके से स्टार्ट लूँ, अगर आपके पास बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि क्या करना है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको मुख्तलिफ ढेर सारे टेम्पलेट्स जो हैं नज़र आएंगे। तो इनमें से आप कोई भी टेम्पलेट लेके अपना इब्तिदा कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को ब्लैंक डॉक्यूमेंट से शुरू करेंगे वंस अगेन। अब ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जब हम लोग आ गए तो इसमें बताता चलूँ मोटी मोटी चीज़ें। ये जो फ्लैश कर रहा है ये आपका कर्सर है, जिस तरह कि मैंने पहले आपको बताया था। ये कर्सर जो इंडिकेट करता है कि आप कहाँ पर से शुरू कर सकते हैं कुछ भी लिखना। ठीक है, अब जिस तरह कि मैंने पहले लिखा था, मैं अपना यहाँ पर एक नाम लिख देता हूँ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। जब मैंने रेहान ताहिर भट्ट अपना नाम लिख लिया तो मैंने अब अगली लाइन पे अगर जाना है तो उसके लिए मैं एंटर की प्रेस करूंगा तो अगली लाइन पे आ जाऊंगा। तो याद रहे कि आपने अगर अगली लाइन पे जाना है तो एंटर की का इस्तेमाल करेंगे अगली लाइन पे जाने के लिए। मैं यहाँ पर कुछ और लिख लेता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोर्स
फिर एंटर दबाता हूँ और जिस तरह कि आप देख रहे हैं कि ये ऑटोमेटिकली अगली लाइन पे जाता जा रहा है। ये याद रहे, जब भी आप एंटर प्रेस करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उसको एज अ न्यू पैराग्राफ जो है कंसिडर करता है। जिस तरह के आप किताबें पढ़ते हैं तो किताब में मुख्तलिफ पैराग्राफ जो हैं वो डिवाइडेड होते हैं, इसी तरीके से जब आप डॉक्यूमेंट लिख रहे होते हैं तो ये उसको एज अ न्यू पैराग्राफ कंसिडर करता है। अब बात यह है कि अगर हम लोग कंटिन्यूसली लिखते रहेंगे तो फिर क्या होगा। हम मिसाल के तौर पे यहाँ पर एक लंबी तहरीर लिखते हैं और उससे देखते हैं कि उसका और एंटर दबाने से क्या फ़र्क आता है। तो मैं यहाँ पर एक तहरीर लिखता हूँ, माई नेम इज़ रेहान ताहिर बट आई एम अ ट्रेनर फॉर MS Office class. This is a 4 weeks session. Sessions will cover important applications like MS Word, MS Excel, and MS PowerPoint. अब जिस तरह के आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर और यहाँ पर एक थोड़ा सा फर्क आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर लाइन स्पेस कम है, हालांकि यहाँ पर लाइन स्पेस ज्यादा है, और उसकी वजह यही है कि ये उसको एज एक सिंगल पैराग्राफ कंसिडर कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर एंटर करूंगा तो ये अब इसको एज अ न्यू पैराग्राफ कंसिडर करेगा। तो ये जहन में रखें कि एंटर वर्सेस जब आप कंटिन्यूस लिख रहे होते हैं तो उसमें क्या फर्क होता है। अच्छा, आपने एक चीज नोट की होगी कि जब मैं लिख रहा था तो ऑटोमेटिकली कुछ चीजें जो है ना खुद ब खुद हो रही थी, ऑटोमेटिकली हो रही थी। ठीक है, उनमें से मोटी मोटी चीजें अगर देखी जाएं तो मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो। अब आप देख रहे हैं कि मैंने हेलो जो है स्मॉल एच से लिखा है, लेकिन जैसे ही मैं स्पेस करता हूं तो वो ऑटोमेटिकली कैपिटल हो जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि ये एक नई लाइन शुरू हुई है, तो वो उस जिस तरह की इंग्लिश का असूल है कि हर लाइन का पहला वर्ड जो है उसका पहला लेटर जो है कैपिटल होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने इसको हमारे लिए आसान बना दिया है कि बजाय इसके कि हम लोग इसको जहन में कॉन्शियसली लेके चलें कि हमने पहले लेटर को कैपिटल लिखना है हर सेंटेंस के, वो हमें हेल्प आउट कर देता है। इस तरीके से हम लोग एफिशिएंटली अपनी जो सोच है उसके साथ लिखते रहते हैं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो इम्पोर्टेंट मोटी मोटी चीज़ें हैं या उनको ऑटोमेटिकली टेक केयर करता है। जिस तरह कि मैंने कि यहाँ पर एक्सप्लेन किया, आपके पहले वर्ड के पहले लेटर को सेंटेंस के ऑटोमेटिकली कैपिटलाइज कर लेता है। इसी तरीके से ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ये इतना जीनियस है कि वो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी जो है कंसिडर करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक स्पेलिंग एरर लिखता हूँ, ये मैंने एक वर्ड एक रैंडम सा लिखा है। अब उसने उसको विगली रेड लाइन के साथ जो है इंडिकेट कर दिया है कि देयर इज एन एरर हियर। तो ये वाली जो विगली लाइन है ये बेसिकली आपका टाइपो एरर या स्पेलिंग मिस्टेक को इंडिकेट करता है। ठीक है, और मज़ेदार बात ये है कि एट टाइम्स कुछ एरर्स इस तरीके के होते हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑटोमेटिकली आपके ध्यान के बगैर ही दुरुस्त कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दा लिखना था और मैं गलती से लेट से TEH लिख देता हूँ। अभी दा के ये स्पेलिंग नहीं होते, अगर मैं स्पेस बार दबा के आगे जाऊं तो इसको विगली लाइन देनी चाहिए, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या करेगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट करके करेक्ट कर देता है। इस तरीके से अगेन आपको बहुत कम वरी करनी पड़ती है आपकी रोजमर्रा के जो अल्फाज हैं उनको ऑटो करेक्ट होते हुए देखने में। ठीक है, इस तरीके से ये जो है आपकी कर रहा होता है, स्पेलिंग चेक्स भी ऑटोमेटिकली कर रहा होता है और खुद ब खुद उनको दुरुस्त भी कर रहा होता है।
अच्छा, आपने एक और चीज नोट की होगी कि यहाँ पर ये अंडरलाइन हुआ है, कुछ जगहों पर ये अंडरलाइन करता है, ठीक है। अच्छा, इस अंडरलाइन, ब्लू अंडरलाइन का क्या मतलब है? ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ग्रामेटिकल मिस्टेक निकाल रहा होता है आपकी, ठीक है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर कोई ग्रामेटिकल एरर है। तो इनको हम लोग इंशाल्लाह तफसीलात में आगे देखेंगे। अच्छा, एट टाइम्स क्या होता है कि आप कुछ लिखते हैं और कुछ ऐसा वर्ड लिखते हैं जिसको कि वो एरर के तौर पे ले लेता है, लेकिन वो एरर नहीं होता। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर एहसान का नाम लिखते हैं, ठीक है। अब ये एहसान जो है, क्योंकि इंग्लिश का वर्ड नहीं है, तो वो इसको एज एन एरर कंसिडर कर रहा है कि हमने कोई गालबन गलती की है, स्पेलिंग मिस्टेक की है, ठीक है। लेकिन चूंकि अगर एहसान डॉक्यूमेंट लिख रहे हो और एहसान को हर जगह अपना नाम लिखना पड़े, तो ये एक बहुत ही जो है ना डिस्टर्बिंग सी या जो है ना अनोइंग सिचुएशन हो जाती है कि बार बार एहसान को अपना नाम जो है उसको करेक्ट करना पड़ता है। तो उसकी एक बड़ी अच्छी एक ऑप्शन है, उसमें आप क्या करते हैं कि आप उस नाम पे जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर ऐड टू डिक्शनरी की एक ऑप्शन है जिसको कि आप क्लिक कर देते हैं। अब क्या होगा कि एहसान जो है वो वर्ड की डिक्शनरी में अब एंटर हो गया है, और ये नाम अब जब भी एहसान लिखेंगे या कोई भी लिखेगा, वो कभी भी उसको एज अ स्पेलिंग मिस्टेक नहीं लेगा। मसलन एहसान दोबारा लिखा, उसने एरर डिटेक्ट नहीं किया, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऐसे वर्ड्स जिनको कि आप रेगुलरली इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो उनसे अवेयर नहीं है, क्योंकि वो इंग्लिश लैंग्वेज में नॉर्मली पाए नहीं जाते, तो आप इस तरीके से उनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मोटी मोटी जो है एक जो है बात हो गई। अब हम लोग आगे चलते हैं कि अगर आपने एक और डॉक्यूमेंट खोलनी हो तो वो किस तरीके से खोल सकते हैं। आप अगेन जैसा कि पहले बताया था, फाइल में जाके न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं। जब आप न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलेंगे तो यहाँ पर आप अपना काम कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इंडिकेशन के लिए लिख लेता हूँ, इट इज अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अच्छा, अब क्या है कि आपने जब ये डॉक्यूमेंट नया खोला है तो आपके पास पुराना डॉक्यूमेंट जो था वो भी ओपन है। अब आप चाहते हैं कि आप वापस जो है उस डॉक्यूमेंट के ऊपर जा सकें जो कि आप जिस पे कि आप पहले काम कर रहे थे, ठीक है। अब उसके दो तरीकेकार हैं। एक तरीकेकार तो ये है कि आपके पास नॉर्मली नीचे टास्क बार जो होती है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडोज के ऊपर होती है, आप वहां पर जाके जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं, जब आप जाते हैं तो यहाँ पर वो आपके डिस्प्ले करना शुरू कर देता है, तो आप बआसानी जो है उस एक डॉक्यूमेंट पे जा सकते हैं और उनके दरमियान आप स्विचिंग कर सकते हैं। लेकिन वर्ड के अंदर एक और तरीकेकार है जिसके जरिए आप स्विचिंग कर सकते हैं, और वो है ये व्यू टैब के अंदर जाएंगे, तो व्यू टैब के अंदर यहाँ पर एक ऑप्शन है स्विच विंडोज की, तो आपके पास जितनी भी विंडोज ओपन होंगी उनके नाम यहाँ पर आ जाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं इस डॉक्यूमेंट का नाम था डॉक्यूमेंट 3, तो आप डॉक्यूमेंट 3 पे आ गए और आप डॉक्यूमेंट 1 पे वापस आ गए। तो इस तरीके से आप इजीली स्विच कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के दरमियान, ठीक हो गया। अब ये तरीकेकार है आपका स्विचिंग का और इन सब चीज़ों का। अच्छा, ये इस तरीके से अब हम लोगों को जो हमारा क्या कहते हैं करंट टॉपिक था न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट के हवाले से, वो हमने कवर किया। अब हम लोग जो है एजेंडे के मुताबिक आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास व्हाट इज नेक्स्ट ऑन एजेंडा। हमने बात की कि नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। अच्छा, नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स बेसिकली वो कैरेक्टर्स होते हैं जो कि आपके डॉक्यूमेंट में एग्जिस्ट करते हैं लेकिन वो दिखाई नहीं देते और आपकी प्रिंटिंग में भी नहीं आते,
ठीक है, ये स्लाइड के ऊपर एक मोटा मोटा आप ये ब्लू कलर में देख रहे हैं, ये वो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स हैं जिनका कि मैं जिक्र कर रहा हूँ। और ये बेसिकली आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जिस तरीके से ये निशान जो है ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि आपने नया पैराग्राफ इसके बाद शुरू किया है। और इस तरीके से टैब्स, स्पेसेस जो हैं इन सबको अब हम लोग देखते हैं कि ये कहाँ पर होती हैं और हम लोग किस तरीके से देख सकते हैं इनको और इनका इस्तेमाल क्या है बेसिकली। ठीक है, हम लोग इसी डॉक्यूमेंट को दोबारा ओपन रखते हैं जो कि हमने यहाँ पर लिखी हुई है और हम लोग अब देखते हैं कि हम लोग ये वाली ऑप्शन को ओपन देख किस तरह सकते हैं। होम टैब के अंदर पैराग्राफ के ग्रुप के अंदर आप ये निशान देख रहे होंगे, ये बेसिकली जो है आपकी नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स को हाइड और शो करने का तरीकेकार है। अब आप देखिए मैं इसको क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये वाले आपको वो शो कर रहा है अब मार्कर्स, जो कि हमने बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखें तो स्लाइड के अंदर पैराग्राफ, टैब, स्पेस इन सबको आइडेंटिफाई कर रहा है वो। ठीक है, अब क्या है कि जिस तरह कि आपको याद होगा रेहान ताहिर बट के बाद मैंने एंटर मारा था और एंटर का मतलब होता है कि नया पैराग्राफ शुरू हो गया, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपने एंटर मारा था इसलिए ये नया पैराग्राफ है, ये भी नया पैराग्राफ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इस लाइन के एंड के ऊपर आपको वो निशान नजर नहीं आ रहा और ये क्लियरली आपको समझ आ रही होगी कि यहाँ से नया पैराग्राफ शुरू नहीं हुआ बल्कि लाइन ऑटोमेटिकली आगे शिफ्ट हो गई है क्योंकि ये उसी पैराग्राफ का हिस्सा है। मैं इसको जरा थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली नजर आए। आई होप आप सबको क्लियरली नजर आ रहा होगा। मैंने जरा जूम इन कर लिया ताकि बड़ी बड़ी मोटी मोटी चीजें नजर आए। इसी तरह अब आप देख रहे होंगे कि रेहान, ताहिर और बट के दरमियान में ये डॉट्स हैं। ठीक है, ये डॉट्स बेसिकली जो है स्पेस को इंडिकेट करती हैं। ठीक है, ये डॉट असल में जब आप प्रिंट करेंगे या सेंड करेंगे फाइल तो ये जो है प्रिंट नहीं होंगी, ये सिर्फ हमको दिखाने के लिए, देखने के लिए हम लोग देख रहे हैं कि ये कि कहाँ कहाँ पर कौन सा यूज हुआ है। अब इसको इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। अब आप देख रहे हैं कि एहसान के बाद हमने एंटर मारा है और ये यहाँ पर वो शो कर रहा है कि एंटर है। हम लोग एहतियातन एक और एंटर कर लेते हैं, एक और एंटर कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आए कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। जब आपने ये एंटर किया हम इसको हाइड कर लेते हैं। अब आप हाइड कर रहे हैं तो आपको नजर आ रहा है कि एहसान के बाद तो आगे एम्प्टी स्पेस है, लेकिन दर हकीकत हम लोगों ने 3 दफा एंटर दबाया है। अब होता क्या है कि जब आपको एट टाइम्स फाइल प्रिंट करनी होती है कोई डॉक्यूमेंट, तो ये जो एक्स्ट्रा एंटर्स होते हैं ना, कभी कभार अगले पेज तक चले जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। और जब आप प्रिंटिंग के लिए फाइल भेजते हैं तो वो एक पेज की बजाय अगले पेज को भी जो है ना बिला वजह प्रिंट कर देता है। बेशक ब्लैंक करता है लेकिन वो प्रोसेस का हिस्सा बन जाता है। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ओहो ये तो मैंने एक्स्ट्रा जो है ना एंटर्स मारे हुए हैं यहाँ पर, या एंट्री की हुई है, तो आप इनको फिर आप सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं ताकि आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो एफिशिएंटली तौर पे प्रिंट हो। अच्छा, एक और चीज जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो टैब्स हैं। ठीक है, टैब्स क्या होते हैं? टैब्स होते हैं कि जब आप कुछ लिखें, मसलन कि मैंने अगेन रेहान लिखा और रेहान के बाद में इस पर स्पेस देने की बजाय टैब प्रेस कर रहा हूं और आप देख रहे हैं कि टैब को वो इंडिकेट कर रहा है एरो के साथ। ठीक है, मैं आगे कंटिन्यू करता हूं लिखना, ताहिर, फिर टैब मैंने प्रेस किया और फिर बट। लेकिन यहाँ से एक चीज जो है ना वो इंपॉर्टेंट इंडिकेट नहीं हो रही, जो कि मैं आपको आगे इंडिकेट करता हूँ। मैंने बट के बाद दोबारा एंटर किया, टैब दबाया, ये एरो का निशान जो है वो टैब को इंडिकेट कर रहा है। इस टैब के बाद मैंने एक और टैब प्रेस किया, फिर एक और टैब प्रेस किया, फिर एक और टैब प्रेस किया। आप देख रहे होंगे ये टैब्स जो हैं ये ऑलमोस्ट इक्वल डिस्टेंस के ऊपर लग रहे हैं। होता क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जब आप टैब दबाते हैं तो वो ½ इंच के इंक्रीमेंट के साथ आपके कर्सर को आगे मूव करता है। ठीक है, जिस तरह के यहाँ पर इसने किया। हम एंटर करते हैं, यहाँ पर टैब करेंगे
तो ये आप देख रहे हैं कि टैब्स हाफ इंच के, ये हाफ इंच का इंक्रीमेंट है, ये यहाँ पर हाफ इंच का इंक्रीमेंट। तो ये टैब्स जो हैं वो आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपकी ये जो लाइंस हैं इनके दरमियान में आप डिस्टेंसेस कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये वाला डिस्टेंस आपको लगता है कि कम है या ज़्यादा है, तो ये पैराग्राफ के ग्रुप के अंदर ये लाइन स्पेसिंग की एक ऑप्शन है जिसको कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम लोग इंशाल्लाह तफसील में आगे पढ़ेंगे। अच्छा, वापस हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन पे आते हैं और इस प्रेजेंटेशन के बाद से हम लोग अपने एजेंडे में आगे मूव करते हैं। अब हम आपको बताएंगे सेविंग अ डॉक्यूमेंट किस तरह की जाती है। ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट जो है ना फीचर है, क्योंकि जाहिर है आपने इतनी मेहनत करके काम किया तो आपने उसको सेव तो करना ही है। अब सेव में क्या आता है, सेव अगेन आप फाइल में जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे सेव की दो ऑप्शंस हैं, एक सेव के नाम से है और एक सेव एज के नाम से है। अब इन दोनों में फर्क क्या है, बेसिकली ये जानना बहुत जरूरी है। होता क्या है कि जब आप डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, नई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसको बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट 1 के नाम से सेव करता है, वो ओपन करता है। अब इस डॉक्यूमेंट को अगर आपने सेव करना है फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आप चाहे सेव दबाएं या सेव एज दबाएं, ये इन दोनों को उसी पॉइंट ऑफ व्यू से लेगा कि फर्स्ट टाइम सेव हो रही है। हम इसको सेव एज करते हैं। जब हम लोग सेव एज करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इस फाइल को किसी एक स्पेसिफिक नाम के साथ सेव करना चाहते हैं। हम इसको डिमॉन्स्ट्रेट करके देखते हैं। हम इसको सेव एज करके हम वो पूछेगा कि कहाँ पर आपने उसको सेव करना है, तो आप अपनी पसंद की जगह ढूंढ के वहां पर, जिस तरह कि हम लोग इसको डेस्कटॉप पे कर लेते हैं और डेस्कटॉप के ऊपर हम लोग यहाँ पर अपनी पसंद का नाम दे लेते हैं। मसलन मैं इस फाइल का नाम दे देता हूँ रेहान ताहिर भट्ट फर्स्ट सेशन डॉक्यूमेंट, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब आप फौरी तौर पे अगर आप नजर ऊपर दौड़ाएं तो आप देखेंगे जहां पर डॉक्यूमेंट 1 आ रहा था वहां पर फाइल का नाम चेंज हो गया है, और फाइल का नाम चेंज होकर अब क्या हो गया, रेहान ताहिर भट्ट फर्स्ट सेशन डॉक्यूमेंट। अब आपकी ये फाइल इस नाम से सेव हो गई है। अच्छा, अब चूंकि इसको हमने नाम दे दिया है तो अब हम लोग इसके ऊपर लेट अस कंटिन्यू वर्किंग, ठीक है, हम इसके ऊपर कुछ और चीजें लिख लेते हैं। लेट अस कंटिन्यू टू वर्क and see how the save and save as options work, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि आपने जब भी कोई नई चीज लिखी है तो आपको साथ साथ उसको सेव करना जरूरी है। अब जब आप कोई नई एडिटिंग करेंगे तो आप फिर फाइल में जाएंगे, आप उसको सेव की ऑप्शन के साथ सेव करेंगे। अच्छा, इसको मैं क्लिक करूंगा तो देखते हैं क्या होता है। मैंने क्लिक किया तो देखने में बज़ाहिर कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन बैक एंड पे ये वाली फाइल जो है बकायदा अपडेट होके आपने जो नई लाइन लिखी है उसके साथ सेव हो गई है, ठीक है। अब जब भी आप ये फाइल क्लोज करके ओपन करेंगे तो ये फाइल हमेशा यहाँ से ही जितना आपने काम किया है इसके मुताबिक ही खुलेगी। अब लेट्स से कि आपने इसी फाइल की एक और कॉपी बनानी है, तो आप इस फाइल को सेव एज के नाम के तौर पे जो है ना दोबारा सेव करेंगे। इसका नाम पहले चूंकि रेहान ताहिर भट्ट था, अब हम इसका नाम चेंज करके लेट्स से इसका नाम हम लोग लिख लेते हैं सेव एज न्यू फाइल, और इसको सेव कर लेते हैं। अब ये फाइल जो है ये मुख्तलिफ है और दूसरी और जो हमारी जो पहले वाली फाइल थी वो मुख्तलिफ है, ठीक है। अब ये दो मुख्तलिफ फाइल्स मुख्तलिफ नामों से सेव हो गई हैं। तो ये बेसिकली सेव और सेव एज का जो है डिफरेंस है। आई होप कि ये बात आप लोगों को
अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी और कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। किसी का अगर कोई सवाल है तो वो हैंड रेज कर सकता है। किसी का कोई सवाल नहीं है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। सेव के बाद जो है हम लोग आगे चलेंगे और हमारे पास जो अगली ऑप्शन है वो है ओपन डॉक्यूमेंट। अब ये ओपन डॉक्यूमेंट जो है क्या है, बेसिकली ये है कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट जो है जब ओपन करते हैं तो कहाँ से करते हैं और किस तरीके से करते हैं। ओपन डॉक्यूमेंट के लिए अब तरीक़ेकार ये है कि फाइल में जाएं और ये ओपन का जो है बटन बना हुआ है, आप ओपन को दबाएं तो ये यहाँ पर आपको आपकी हिस्ट्री में सेव हुई हुई जो फाइल्स हैं उन सब की तफसील दे देता है। आपको याद होगा हम लोगों ने रेहान ताहिर भट्ट फर्स्ट सेशन के नाम से भी सेव की थी फाइल, और ये वाली फाइल जो ओपन है वो भी की थी। तो हम लोग यहाँ से जाके फर्स्ट सेशन जो हमारी फाइल हमने सेव की थी उसको दोबारा ओपन कर सकते हैं और इस तरीके से जो है एक्सेस कर सकते हैं वो वाली फाइल्स जो कि हमने ऑलरेडी सेव की हुई हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि एट टाइम्स आपको मल्टीपल फाइल्स साथ साथ खोलनी पड़ती हैं, तो आप क्या करते हैं, इसके अंदर एक ऑप्शन होती है, हम लोग अपनी वापस इस फाइल डॉक्यूमेंट के ऊपर आते हैं जिस पे हम लोग काम कर रहे थे, ठीक है। हम लोग वापस व्यू वाले टैब के अंदर जाते हैं। यहाँ पर हम लोग एक ऑप्शन देख सकते हैं जिसको कि वो कह रहा है व्यू साइड बाय साइड। अब इस ऑप्शन को अगर मैं क्लिक करता हूँ ना तो वो पूछता है कि आपने कौन सी डॉक्यूमेंट साइड बाय साइड ओपन करनी है। अगर तो आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शंस फाइल्स खुली हैं तो वो उनका, अब मेरे पास चूंकि डॉक्यूमेंट 3 खुली हुई है, मैं इसको ओके करूंगा तो हम देख सकते हैं कि ये इस वक्त 2 फाइल्स साइड बाय साइड खोल के दिखा रहा है, ठीक है। गालिबन आपको नज़र शायद ना आ रहा हो क्योंकि मैं अपना थोड़ी देर के लिए डेस्कटॉप शेयर करता हूँ, उसके ज़रिए आपको जो है ना क्लियर नज़र आएगा कि अब वो एक ही वक्त में 2 फाइल्स शो कर रहा है साथ साथ। ये अब आप देख सकते हैं कि इस वक्त इसने रेहान ताहिर वाली फाइल भी खुली हुई है और डॉक्यूमेंट 3 के नाम से भी फाइल खुली हुई है। तो इस तरीके से आप साइड बाय साइड जो है फाइल्स ओपन करके आप कुछ मैच करना हो या कुछ यहाँ से आपने कॉपी करना हो तो आप इजीली कर सकते हैं। फिर जिस फाइल के ऊपर आपने काम करना है आप उसको क्लिक करके उसको मैक्सिमाइज कर लें और आप फिर उसके ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। हम वापस आ जाते हैं अपनी उसके ऊपर ही के हम लोग जो शेयर कर रहे थे उसको वापस उसके ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया ओपन, रुकिए एक मिनट मैं इसको ज़रा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम लोग ओपन के ज़रिए किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अगली चीज़ है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर हम लोग नेविगेट किस तरह कर सकते हैं एक ही फाइल के अंदर, ठीक है। फाइल के अंदर नेविगेट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि मैं एक फाइल ओपन करता हूँ और फिर हम लोग उसके अंदर जो है देखते हैं कि हम लोग नेविगेट का क्या तरीक़ेकार होता है करने का। अच्छा, ये मेरे पास एक फाइल ओपन है जिसका क्या नाम है नेविगेट, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसमें नेविगेशन करने का यानी कि उस फाइल को के अंदर घूमने फिरने का तरीक़ेकार मुख्तलिफ जो वो देखेंगे। एक तो सबसे आसान तरीक़ेकार ये है कि ये चूंकि हम देख सकते हैं कि 3 पेजेस की फाइल है, हम लोग इसको स्क्रॉल बार के ज़रिए
ऊपर नीचे कर सकते हैं। एक तो ये तरीक़ेकार हो गया। दूसरा तरीक़ेकार ये हो गया कि आप अगर लंबी फाइल हो, बहुत ज़्यादा पेजेस हो, लेट्स से 100 पेजेस हैं, ठीक है, और आप जो है बिल्कुल एंड के पेज पे जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर किस तरह फौरी तौर पे पहुँचा जा सकता है? उसके लिए हम लोग जो है एक शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं, और वो शॉर्टकट जो है वो है, रुके मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्लाइड्स के अंदर भी है। ये स्लाइड्स इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगा मैं, ताकि आप जो है अपने नोट्स बना सकें फिर बाद में, या याद रख सकें। हम लोग जो है कंट्रोल एंड, आपके कीबोर्ड पे एक एंड का बटन होता है, कंट्रोल के साथ अगर उसको हम लोग यूज करें तो हम लोग उस डॉक्यूमेंट के एंड पे पहुंच सकते हैं। मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। मैंने कंट्रोल और साथ ही में एंड का बटन दबाया, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे सबसे एंड पे आ गया हमारे उस डॉक्यूमेंट के, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि जी मैं बिल्कुल पेज के स्टार्ट पे जाना चाहता हूँ, तो उसके लिए कंट्रोल होम दबाया, और 1 सेकंड में आप, बेशक आपका डॉक्यूमेंट 100 पेज का था, 200 पेज का था, आप पहले पेज पे जो है फौरी तौर पे आ गए। अच्छा, अब एक बड़ा मजेदार तरीकेकार होता है। अब नॉर्मली आप लोगों को एरो कीज का पता होगा, एरो कीज के साथ आप आगे पीछे ऊपर नीचे जा सकते हैं, जिस तरह कि मैं ये करके दिखा रहा हूँ, ये एरो कीज मैं प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपने एक एक लेटर की बजाय, जिस तरह कि आप देख रहे हैं एक एक लेटर आगे जा रहा है, एक एक लेटर की बजाय आपने एक एक वर्ड में नेविगेट करना हो, तो उसके लिए शॉर्टकट होती है कि आप कंट्रोल दबा के रखें और फिर फॉरवर्ड या बैक का जो है ना कर्सर या एरो वो दबाएं। अब आप देख रहे हैं कि ये जो है कर्सर जो है एक एक वर्ड को स्किप कर रहा है, तो इट रियली कम्स इन हैंडी कि अगर आपने एक एक वर्ड को स्किप करना हो तो कंट्रोल और आगे एरो की के साथ, ये मैं फॉरवर्ड एरो की दबा रहा हूं तो आगे जा रहा है, बैक एरो की दबाऊंगा तो पीछे लेके जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं अप या डाउन दबाऊंगा ना, तो वो क्या करेगा, पैराग्राफ के दरमियान स्क्रॉल करेगा। अब जिस तरीके से एक ये पैराग्राफ है, मैंने डाउन दबाया, उस पैराग्राफ के एंड पे आ गया, फिर मैंने डाउन दबाया, अगले पैराग्राफ के एंड पे आ गया। वो जहां पर भी नया पैराग्राफ देखेगा वो उसको उसके मुताबिक नेविगेट करता चलता जाएगा, ठीक है। फिर एक बड़ी मजेदार एक ऑप्शन है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं और करनी चाहिए, वो है कि अगर आपने पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को अगर सिलेक्ट करना हो तो एक ऑप्शन होती है, शॉर्टकट है, उसको कंट्रोल ए कहा जाता है, ठीक है। आप कंट्रोल ए दबा के पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके ऊपर जो भी आपने कोई फॉर्मेटिंग करनी है, कोई चेंज करनी है, डिलीट करना है या जो भी करना है, यू कैन इजीली डू दैट, ठीक है। आई होप ये बातें आपको समझ आ रही होंगी। अगर किसी को किसी भी वक्त किसी बात में कंफ्यूजन हो तो वो अपना हैंड रेज कर सकता है। हम लोग अब आगे चलते हैं और एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो टूल है उसके इस्तेमाल को देखते हैं, जो कि है गो टू, फाइंड और रिप्लेस, ठीक है। ये क्यों जरूरी है, ये आप बेसिकली आपके नेविगेशन के हवाले से ही जो है ना एक इम्पॉर्टेंट है। हम इसी डॉक्यूमेंट को ओपन रखते हैं और देखते हैं कि ये फाइंड जो है उससे क्या होता है। अब ये फाइंड जो है आपको होम टैब के अंदर एडिटिंग के ग्रुप के अंदर यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है। आप इसको क्लिक करें तो ये आपके साइड पे एक नेविगेशन बार ओपन कर दे। अब आपका एक डॉक्यूमेंट जो कि बहुत लंबा है और उसमें आपने कोई एक स्पेसिफिक वर्ड ढूंढना है, तो आप किस तरह ढूंढेंगे, वो आप इसके जरिए ढूंढ सकते हैं। लेट्स से हमने इसके अंदर एक वर्ड है वो फाइंड करना है, लेट्स से हदीद या कॉरपोरेशन एक वर्ड है वो फाइंड करना है, तो हम लोग ऐसा करते हैं, इसके अंदर लिख लेते हैं कॉरपोरेशन। आप देख रहे हैं कि इसने फौरी तौर पे क्या किया, डॉक्यूमेंट के अंदर जहां पर कॉरपोरेशन था वो उसने फाइंड करके दिखा दिया। अब वो कह रहा है कि कॉरपोरेशन
एक रिजल्ट फाइंड हुआ है और उसने उसको हाईलाइट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप बड़े इजीली कर सकते हैं। इसको एग्जाम्पलीफाई करने की गर्ज से हम लोग एक कहते हैं कि हमें दा ढूंढ के दिखाए डॉक्यूमेंट में। अब आप देख रहे हैं कि उसने सारे डॉक्यूमेंट में जहां जहां दा लिखा हुआ था उसने हाईलाइट कर दी है, ठीक है। ये मैं स्क्रोलिंग जो है माउस के जो व्हील होता है उसके जरिए कर रहा हूँ स्क्रोलिंग, तो परेशान ना होइएगा कि ये ऑटोमेटिक स्क्रोलिंग कहाँ से हो रही है। तो अगर मैं यहाँ से स्क्रॉल बार से स्क्रॉल करूँ तो आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट में जितने भी दा हैं उसने हाईलाइट कर दिए हैं और उसने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है कि वो किस किस सेंटेंस में कहाँ पर है। तो आप इजीली जो है आप नेविगेट कर सकते हैं एक दा से दूसरे दा पे, ठीक है। अच्छा, ये तो ये तरीकेकार हो गया। फिर हम लोग देखते हैं कि रिप्लेस की ऑप्शन जो है वो क्या होती है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से इसी के अंदर एडवांस फाइंड में भी जाए ना तो ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली ये वाला डायलॉग बॉक्स है जो कि इस वक्त आपके इस डॉक्यूमेंट में आपको खुला हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। ये भी वही काम करता है जो कि हमने वहां पर किया। यहाँ पर उसने बाय डिफॉल्ट दा लिख दिया है, फाइंड नेक्स्ट। अब ये क्या कर रहा है कि वो एक एक करके जो है ना आपको दिखा रहा है कि दा कहाँ कहाँ पर है। अब आप कहेंगे फाइंड नेक्स्ट तो अगले दा पे चला गया, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड एक्स, फाइंड नेक्स्ट। इस तरीके से ये आगे जाता रहता है और आपको जो है ना आपको वो वर्ड ढूंढ के दिखाता रहता है, ठीक है। ये तो हो गया फाइंड। अब एट टाइम्स ये होता है कि आपको कोई ऐसा वर्ड होता है जो कि ढूंढ के आपने रिप्लेस करना होता है। मिसाल के तौर पे ये एक डॉक्यूमेंट है, हम लोग इसमें चाहते हैं कि जहां पर भी दा लिखा हुआ है उसको दा की बजाय आ से रिप्लेस कर दे। तो हम लोग इसको इस ऑप्शन में जाके कहेंगे कि ये दा ढूंढे और जहां जहां पर भी दा लिखा है ना उसको रिप्लेस कर दे, बल्कि आ की बजाय मैं यहाँ पर जो ना अपना नाम लिख लेता हूँ ताकि हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकें कि चेंजेस कहाँ कहाँ पर हुई है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसको रिप्लेस ऑल कर देंगे तो दा हमने जिस तरह के उसने पहले जितने भी दा ढूंढे थे उन सबको इससे रिप्लेस कर देगा। देखते हैं कि क्या होता है। उसने कहा कि मैंने 44 दा ढूंढे और उनको रिप्लेस कर दिया। हमने ओके किया, क्लोज किया। अब आप देख सकते हैं कि जहां जहां पर दा था वहां पर उसने रेहान लिख दिया, ठीक है। तो ये बड़ा पावरफुल टूल है आपकी फौरी तौर पे एडिटिंग करने के लिए, ठीक है। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कहीं पे भी किसी भी वक्त एक ही वक्त में ज्यादा से ज्यादा एक जैसे वर्ड्स को रिप्लेस करने के लिए, ठीक है। हम इसको वापस ले आते हैं पुरानी सिचुएशन में ताकि हमारे पास ओरिजिनल फाइल मौजूद रहे, ठीक है। जिन जिन को समझ आ रही है वो सब अपना हाथ खड़ा करें ताकि पता चले कि वाकई में समझ आ भी रही है कि नहीं आ रही। किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। फाइंड और रिप्लेस का जो है यहाँ पर हमने जिक्र किया। अब इसी तरीके से हम आगे एक और जो ऑप्शन है यहाँ पर गो टू, उसको एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। अच्छा, गो टू क्या करता है? गो टू भी जो है ना आपको यहाँ पर फाइंड के नीचे मिलेगा। अब गो टू जो है ये भी नेविगेट करने का एक आसान तरीकेकार है। हमें पता है कि इस डॉक्यूमेंट में एक से ज्यादा पेजेस हैं। अब आप फौरी तौर पे लेट्स से कि पेज नंबर 3 पे जाना चाहते हैं तो वो आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप किस हिसाब से कहीं पे जाना चाहते हैं। आप पेजेस स्किप करना चाहते हैं, सेक्शंस, या किसी लाइन पे जाना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि मैं पेज नंबर 3 पे जाना चाहता हूं, गो टू दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि ये पेज नंबर 3 पे ले आया मुझे, ठीक है। मैं कहता हूं कि मैं लाइन नंबर 10 पे जाना चाहता हूं, गो टू दबाऊंगा तो ये बेसिकली लाइन नंबर 10, यहाँ पर ये वाली लाइन नंबर 10 बनती है। यकीन नहीं आता तो देख लेते हैं, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये लाइन नंबर 10 है। और अगर मैं देखूंगा तो ये बेसिकली लाइन नंबर 10 पे आपको ले आया। तो इस तरीके से आप इजीली मुख्तलिफ चीजों के साथ की बेस के ऊपर आप एक जगह से दूसरी जगह जंप करके जा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। माशाल्लाह सबको मेरे ख्याल से समझ आ रही है, किसी का कोई सवाल नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है। अब हम लोग बात करते हैं एडिटिंग के हवाले से। सिंपल एडिटिंग, इसके लिए हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि वापस हम लोग जाते हैं अपनी एक इस वाली डॉक्यूमेंट में जो कि हमने लिखी थी। ठीक है, बल्कि देखते हैं अगर हमें और कोई डॉक्यूमेंट मिलता है। हम लोग इस वाली डॉक्यूमेंट में आ जाते हैं जिसके ऊपर के हमने लिखा था, चीज़ों को लिखा था। ठीक है, अच्छा, एडिटिंग करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है, एडिटिंग आप जब कर रहे होते हैं, इसका मतलब ये है कि आपने कहीं पे कुछ लिखा, कोई मिस्टेक हो गई तो आपने उसको दुरुस्त करना है, तो वो एडिटिंग के ज़िम्मे में आती है। ठीक है, तो ये स्लाइड पे आप देख सकते हैं, हम लोग इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे, डिलीट की और बैक स्पेस की। ये बहुत इंपॉर्टेंट दो कीज हैं जो कि नॉर्मली लोग कंफ्यूज होते हैं कि डिलीट कब यूज करनी है और बैक स्पेस कब यूज करनी है। हम इसको देख लेते हैं कि इनमें फर्क क्या है और इनको किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। हम वापस अपने डॉक्यूमेंट में आते हैं। डॉक्यूमेंट, हम वापस डॉक्यूमेंट में आ गए। ठीक है, अच्छा, ये डॉक्यूमेंट है हमारा, इसमें अब हम लोग कुछ चाहते हैं कि बैक स्पेस देख लेते हैं कि बैक स्पेस किस तरह काम करती है। बैक स्पेस जो है इस तरीके से काम करती है कि आपने लेट से के माय की बजाय हिज लिखना था, हिज नेम इज रेहान ताहिर भट्ट। तो आप देख रहे हैं कि कर्सर इस वक्त कहाँ पर मौजूद है। अब दो तरीकेकार हैं इस माय को चेंज करने के या एडिट करने का। एक तरीकेकार ये है कि अगर मैं माय के शुरू में हूं, जो कि माय लिखा हुआ है, और यहां से मैं चाहता हूं कि माय को मैं चेंज करूं या डिलीट करूं, तो यहां पर आप किसी भी वर्ड के शुरू में जाके डिलीट वाला बटन जो है उसको प्रेस करेंगे। मैंने डिलीट एक दफा दबाया तो आपने देखा कि वो लाइन पीछे आ गई। मैंने एक दफा दोबारा प्रेस किया तो माय का वाई भी डिलीट हो गया। अब मैं यहाँ पर हिज लिख देता हूँ। ठीक है, ये तो तरीकेकार हो गया डिलीट यूज करने का। अब आपने कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने तो यहाँ पर माय ही रहने देना था, माय जो है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ था मैंने। तो दूसरा तरीकेकार एडिट करने का क्या है, अब ये हिज है ना, हिज के आप देख रहे हैं कि एंड पे जो है कर्सर ब्लिंक कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अब बैक स्पेस का इस्तेमाल करूंगा। बैक स्पेस जिस तरह के उसके नाम से अपीयर हो रहा है कि वो किसी भी चीज को बैक लेके जाता है। तो अब मैं बैक स्पेस को एक दफा क्लिक किया तो उसने एस डिलीट कर दिया, फिर मैंने एक दफा और किया आई डिलीट कर दिया, एक दफा और किया तो एच डिलीट कर दिया, और मैंने फिर दोबारा कन्वीनियंटली जो है उसको चेंज करके माय कर दिया। अच्छा, अब ये हो गया माय और ये हो गया बैक स्पेस और डिलीट के दरमियान का फर्क। मुझे सच्ची सच्ची बताएं कि ये बात कितने लोग जानते थे, हैंड रेज करें। माय और ये बैक स्पेस और डिलीट का फर्क कितने लोग जानते थे, हैंड रेज करें जल्दी से। अच्छा, फातिमा जानती थी, एहसान जानते थे, डॉक्टर एच जो हैं मैं इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा कौन है, लेकिन ये भी जानते थे। चलें, माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है अगर आप सब जानते थे। तो ये जो है बेसिकली बैक स्पेस और डिलीट का जो फर्क है वो
मजीद क्लियर आई होप हो गया होगा। अच्छा, अब हम लोग आके एक और चीज यूज करते हैं कि चूंकि काम करते हुए गलतियां हो जाती हैं, तो एक बहुत जो है ना पावरफुल कॉन्सेप्ट है जिसको कि हम लोग कहते हैं कि अनडू। ठीक है, अब जिस तरह कि आप लोग जानते हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ चेंजेस की थी, अब मैं कहता हूँ कि नहीं, माए की बजाय मैं तो भाई चाहता हूँ कि वापस हिज ही लिखा जाए और मैं टाइप नहीं करना चाहता, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि मैं जो हूँ एक कन्वीनियंट ऑप्शन अनडू की जो होती है वो इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, अनडू की ऑप्शन जो है वो कहाँ पाई जाती है वो देख लेते हैं। अनडू जो है वो आप अगर ऊपर देखेंगे तो ये एक बैक एरो की शक्ल में आपको नजर आता है। ठीक है, आप इसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि उसने एक पूरा स्टेप यहाँ से जो है माय का डिलीट कर दिया, और दो स्टेप्स करेंगे तो एक एक स्टेप के हिसाब से वो चेंज करता रहेगा। अब आपको याद नहीं आपने क्या चेंजेस की थी, आप उसके मुताबिक चेंजेस वापस ला सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अनडू के साथ रीडू की ऑप्शन जो है मौजूद है। आप जो अनडू कर रहे हैं आप उसी तरीके से रीडू भी कर सकते हैं उसी काम को। अच्छा, जब आप अल्टीमेट रीडू कर लेते हैं, अब लेट्स से कि आपने कोई 20 स्टेप्स पहले कुछ काम किया था, तो आप वहां पर पहुंचना चाहते हैं, अब आपको याद भी नहीं है कि आपने क्या किया, तो ये अनडू के बटन के साथ ये एरो का ऑप्शन मौजूद है। आप इसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने आपकी सारी हिस्ट्री जो है मेंटेन की हुई है। वो कह रहा है कि आपने जब टाइप किया था तब तक आपने पीछे लेके जाना है, आपने कुछ ऑटो करेक्ट किया था, आपने क्या किया था वहां पर लेके जाए, आपको ऑटोमेटिकली ले जाएगा। लेट्स से हम लोग कहते हैं कि वर्क्स ऑप्शन पे जाना, तो उसने यहाँ पर उस ऑप्शन पे तक ले गया, लेकिन फिर हम लोग इसको वापस ले आते। तो इस तरीके से अनडू और रीडू जो है वो वर्क करता है। इसी काम को करने का जो है एक शॉर्टकट तरीकेकार भी है और बड़ा ही मशहूर तरीकेकार है, जिस तरह कि आप स्लाइड मैं शो करता हूं आपको, स्लाइड में आप देख सकेंगे। शॉर्टकट की कंट्रोल Z और कंट्रोल Y, ये कन्वीनियंटली आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बजाय इसके कि बार बार आप एरो पे जाएं और क्लिक करें, आप कंट्रोल Z और कंट्रोल Y करके इजीली अनडू और रीडू कर सकते हैं अपने काम को। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, आगे जो है अब अच्छा, हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज का सारा एजेंडा जो है कवर कर लिया है। अब बारी है असाइनमेंट की। ठीक है, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह अभी एक असाइनमेंट दूंगा और असाइनमेंट की जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर भी डिस्प्ले भी हो जाएंगी आपको। ठीक है, और वो किस तरीके से करनी है वो भी मैं आपको समझा दूंगा। असाइनमेंट्स जो हैं वो मैं इंशाल्लाह आपको शेयर करूंगा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसके ऊपर, तो आप लोगों असाइनमेंट्स करके कल जो है रिपोर्ट करेंगे उन असाइनमेंट्स के बारे में कि किस किस ने उसको किया, और जूम के ऊपर मैं फिर वो असाइनमेंट्स आप रैंडमली चेक भी किया करूंगा। तो इस तरीके से आपने जो कुछ आज सीखा है उसको प्रैक्टिस करने का आपको मौका भी मिलेगा। ठीक है, असाइनमेंट क्या है आपकी? असाइनमेंट आपकी ये है कि मैं आपसे एक डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा। ठीक है, उस डॉक्यूमेंट का नाम है असाइनमेंट प्रैक्टिस मॉड्यूल 1। ठीक है, आप उस डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद उसके अंदर आप देखेंगे कि एक एड्रेस ब्लॉक जो है एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आप उस एड्रेस ब्लॉक के अंदर जाके अपना नाम और एड्रेस जो है उसकी जगह अपना नाम और एड्रेस लिखेंगे। सैल्यूटेशंस जहां पर यानी कि हेलो या हाय लिखा होता है वहां पर नेम लिखा हुआ है, आप उस नेम की जगह अपना नाम लिखेंगे।
इसी तरह जहां जहां पर हदीद लिखा होगा उसको बहरिया से रिप्लेस कर देंगे। जहां पर हमीद अफजल लिखा होगा उसको आप अपने नाम से चेंज कर लेंगे। और ये सब करने के बाद आपने उस फाइल को माई प्रैक्टिस मॉड्यूल 1 के नाम से सेव कर लेना है। जब आप सेव कर लेंगे तो कल इंशाल्लाह मैं चेक कर सकूंगा, आप लोग उसी फाइल को ओपन करके दिखाएंगे कि आपने उसमें ये सब कुछ परफॉर्म किया कि नहीं किया। तो मैं ऐसा करता हूँ, बल्कि वही वाली फाइल जो है ना वो मैं यहाँ पर एक दफ़ा ओपन करके दिखा भी देता हूँ ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे कि असाइनमेंट में करना क्या है। ठीक है, मैं शेयर करता हूँ, शेयर। हाँ जी, मेरे ख्याल से यहाँ पर ये रहे। हाँ जी, सबको नजर आ रही है? असाइनमेंट का पेज नजर आ रहा है सबको? ठीक है, जिस तरह के मैंने आपको कहा था कि आपका ये नेम, ये आपको पूरे के पूरी डॉक्यूमेंट मिलेगी और आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपने जो जो सी चीजें लिखी हुई हैं उनके मुताबिक रिप्लेस कर देनी है चीजें। कंपनी, आप अपनी मर्जी की कंपनी का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, ये एक लेटर का फॉर्मेट है। सैल्यूटेशंस की जहां पर बात की थी वहां पर डियर, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और उसके बाद जहां जहां पर हदीद लिखा हुआ है, हदीद, इसको आप फाइंड एंड रिप्लेस की ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए अब बहरिया के नाम से चेंज करेंगे। ठीक है, इसी तरह फिर आप क्या करेंगे कि जहां पर भी हमीद अफजल आप देख रहे हैं, हमीद अफजल यहाँ पर लिखा हुआ है, फाइंड करके चेक करें कि और कहीं पे भी तो हमीद अफजल नहीं लिखा हुआ। जहां पर भी हमीद अफजल लिखा होगा वहां पर आप उसको अपने नाम से रिप्लेस कर लेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से आप इस फाइल को, जिस फाइल का नाम असाइनमेंट मॉड्यूल 1 है, इसका नाम चेंज करके असाइनमेंट माय प्रैक्टिस मॉड्यूल 1 के नाम से सेव करेंगे और फिर इंशाल्लाह हम इसको कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप आप सबको ये असाइनमेंट समझ आ गई होगी। किसी का भी कोई सवाल इस असाइनमेंट से या हमारी आज की प्रेजेंटेशन या लेक्चर से रिलेटेड है तो प्लीज हैंड रेज करके कर सकता है। जी, किसी का कोई सवाल? सबको समझ आ गई है? जिसको समझ आई है वो अपना माइक ऑन करके यस सर बोल दे एक दफा, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप सबको समझ आ गई है। यस सर। यस सर। यस सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। चलें, इसी के साथ हम आज का लेक्चर जो है ख़त्म करते हैं। टाइम ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा लग गया, इंशाल्लाह आगे कोशिश करेंगे कि टाइम पे कंप्लीट करें और चीज़ों को अच्छे तरीके से लेके चल सकें। ठीक है, यहाँ पर ही मैं आज का